राघवेंद्र जी, बाकी तो सारी बात आई गई, आपसे एक अलग हट के सवाल है, ठीक? जो बात हो गई उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। नोएडा के ट्विन टावर जब ध्वस्त किए जा रहे थे और बहुत ग्रैंड गाला इवेंट बना था वो, है मतलब इवेंट ही हो गया था वो तो एक, तब भी मैंने कहा था कि बहुत बेहतर हो कि जिस वक्त इनका बटन दबाया जाए बारूद का, उसी समय 4 से 8 सीनियर अधिकारी भी जेल भेज दिए जाएं समानांतर, नोएडा विकास प्राधिकरण के और जिलाधिकारी जिले के और सब बड़े लोग, वो दृश्य अच्छा होता। वही बात मैं लखनऊ से कह रहा हूं, अब नोएडा का तो बीत गया, नहीं सुनी आप लोगों ने। जब इसमें बुलडोजर चलाने जाओ, बुलडोजर में डीजल भरवाओ, उससे पहले उन 4 से 8 अधिकारी चिन्हित करके रखिए जिनके घर पर 7 बुलडोजर चलना चाहिए, ये क्या नाम है, लेवाना और उनके। उस वक्त वीसी कौन था एलडीए का, उसके घर पर बुलडोजर चलाओ। कप्तान कौन था लखनऊ में, उसके घर पर बुलडोजर चलाओ। लखनऊ में डीआईजी बैठता है, आईजी बैठता है, डीजीपी बैठता है। गोल गोल नहीं चलने देंगे कि सख्त हैं, बख्शेंगे नहीं, ऐसा करेंगे, वैसे कुछ नहीं। जिस दिन ये गिराओ उसी दिन उनके घर में कुर्की करो। क्या ऐसा संभव है राघवेंद्र जी, या वही होगा जो होता आया है 70 साल से? नहीं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। 70 साल से जो देश में होता रहा है, प्रदेश में होता रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको देखा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार उससे इतर है। अभी हमारे पूर्व डीजीपी जी ने, जो जैन साहब है, उन्होंने ये कहा अगर इस सरकार में भी ऐसा होता है तो आगे हमें उम्मीद नहीं है। तो निश्चित रूप से ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की यही आवाज है और हमारी सरकार ने इसको करके भी दिखाया है। हम लोगों ने लगभग 2 अरब रुपए की संपत्ति छुड़वाई और बड़े पैमाने पर इस तरीके की मैं आज भी एक मिनट मैं आज अतीक, मुख्तार, ब्रजेश, चुलबुल इनकी बात करने नहीं आया। आज विषय अलग, इसलिए उनकी चर्चा न करें, समय खराब होगा। आज मैं समझना चाह रहा हूं नोएडा विकास प्राधिकरण का चेयरमैन, जिनके समय में ये ट्विन टावर बने, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार की इमारत है ये, उनके जेल क्यों नहीं गए? मुख्य वास्तुकार नोएडा के जेल क्यों नहीं गए? कलेक्टर जेल क्यों नहीं गया? आज विषय ये है और यही नियम लखनऊ में मैं लागू देखना चाहता हूं। अतीक की जमीन छुड़वाई वो विषय अलग है, उस पर चर्चा कई बार कर चुके। आज विषय ये नहीं, आज विषय ये है एलडीए का वीसी उस समय का अगर एस्कॉर्ट फ्री घूमे तो एक ने 6 लवाना गिरा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है राघवेंद्र जी? नहीं, कुछ अधिकारी चिन्हित कर लिए गए हैं इस विषय को लेकर भी अमिताभ जी। हमारी सरकार इन विषयों में कोई कोताही नहीं बरतती है। नीति और नियत पर प्रश्न नहीं खड़े कर सके। मैं पुराने आंकड़े में आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने 2500 से अधिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की थी 2017 से लेकर अभी तक। 2020 और 21 में मात्र 2 वर्षों में 429 पुलिस कर्मियों को, जिसमें बड़े अधिकारी भी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की थी और 14 बड़े पुलिस अधिकारियों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। 2017 में 50% अधिकारियों पर हम लोगों ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई की थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों के नीति और नियत पे बिल्कुल भी कोई अभिषेक जी, भाई राघवेंद्र जी कह रहे हैं सब पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अरे ये देखिए, राघवेंद्र जी सिर्फ झूठ के अलावा कुछ परोस नहीं सकते हैं, क्योंकि राघवेंद्र जी झूठ परोसने की इनकी आदत हो चुकी है। मुझे बता दे अपने यहाँ के विधायकों के ऊपर कितनी बार कार्रवाई कर चुके हैं। जब अधिकारी इनके विधायकों की नहीं सुनते हैं तो अधिकारी किसकी सुनेंगे? इनके यहाँ के विधायक पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को, तो सुनवाई होती नहीं है। आपको याद दिला दूं, जैसा कि अभी डीआईजी साहब ने भी बोला, डीजीपी साहब ने भी बोला था, बाकायदा आप इसको देखिए 18-19 में चारबाग की जो घटना थी वहां पे आग लगी थी, अभी तक वो कार्रवाई पेंडिंग पड़ी हुई है। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2019 में गोमती नगर में जो घटना हुई थी वो भी अभी तक पेंडिंग हुई है, जिसमें कि आवास में जो घर था उसमें होटल चल रहा था, उसमें बाकायदा आग लग गई थी, वो भी कार्रवाई अभी तक पेंडिंग चल रही है।
तो मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले लीपा पोती करके अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई भी आगे रूपरेखा तय नहीं कर पाते, क्योंकि अपने लोगोों को इनको बचाने की मंशा होती है। अभिषेक जी, आप दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग मैं इसको अंताक्षरी में मत ले जाइए। नावेश जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार कौन सी है, ठीक, एक सुव्यवस्थित तंत्र है, वो अपनी गति से काम करता है, ठीक। पंचम तल पे कौन है, इससे बलिया के जो कप्तान हैं, कलेक्टर हैं या तहसीलदार हैं जो जमीन का खेल कूद करते हैं, उनकी सेहत पर कभी फर्क पड़ा क्या? कभी नहीं पड़ा। बहुत होगा विभागीय कार्रवाई हो जाएगी, निलंबित कर दोगे क्या? आधी तनख्वाह मिलेगी, 6 महीने बाद बहाल हो जाएंगे, फिर पूरी तनख्वाह लेंगे और कहीं से अच्छी पोस्टिंग भी पा लेंगे। नावेश को मूल प्रश्न, कभी भी डिसाइसिव कार्रवाई नौकरशाहों के खिलाफ क्यों नहीं होती? ये जितनी कार्रवाइयां हमारे मित्र राघवेंद्र भाई ने गिनाई, ये सब विभागीय कार्रवाइयां हैं और भारत की ब्यूरोक्रेसी उतनी हो चुकी है कि विभागीय कार्रवाई से उसकी सेहत पर सर्दी गर्मी नहीं होती। क्या ये बात ठीक है नावेश को? मुझे लगती है कि कार्रवाई का आदेश देने वाले आला अधिकारी उन्हीं के भाई बंधु होते हैं, उन्हीं के तरह वो भी काम कर रहे होते हैं। वो अपनी बिरादरी को बदनाम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि धंधा उनका भी यही है। होता क्या है, जब कोई बड़ा, देखिए, जब बड़ा कोई उद्योग होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, कमाई का एक बड़ा जरिया होता है, तो वहां पर बड़ी बंदरबार होती है। पॉलिटिकल चंदे से लेकर आला अधिकारी को हिस्सा, जिस तरह कोई सुपरस्टार फिल्म में होता है, वो प्रोड्यूसर से ये कहता है कि मैं सिर्फ पैसे ही नहीं लूंगा, मेरी फीस तो ज्यादा ही है, अगर ये बिजनेस अच्छा करेगी फिल्म तो तब भी आधा पैसा मैं ले लूंगा। तो ये बेसिकली जो बड़े उद्योग है, बड़े व्यापार है, बड़े होटल, लॉज और ये बड़ी इमारतें हैं, इसमें एक शेयर होता है बड़े अधिकारियों का और सरकार के चंदे का, और अधिकारी ही आदेश करते हैं। कोई मुख्यमंत्री टेक्निकल सारी चीजें तय नहीं करते, मुख्यमंत्री सख्त आदेश करते हैं, लेकिन टेक्निकली जो पूरी आदेश और कार्रवाई और सजा तय करते हैं वो आला अधिकारी करते हैं। ये उन्हीं की बिरादरी का हिस्सा होता है, इसलिए वो ऐसा सख्त काम नहीं करते। ये कल ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो और ये संस्कृति पनपे। जी जैन साहब, हरियाणा में एक चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बारे में मतलब ये कोई नई बात नहीं बता रहा। आप दिल्ली से जैसे गुड़गांव में गाड़ी आप ले जाओगे ना, वैसे ही कहानी कोई भी सुना देगा जहां गाड़ी रोक दोगे। उनकी आदत थी कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, गुड़गांव बने भी बड़े प्रोजेक्ट, फरीदाबाद गुड़गांव, उनकी आदत थी कि भाई परमिशन का अलग लड्डू और हिस्सेदारी अलग, जो नवेद कह रहे 20 माले हैं तो 1 माला भी दो, 9 तुम रखो। क्या अपने उत्तर प्रदेश में भी यही धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, मतलब यही सुविधा की व्यवस्था है, चल रही है? देखिए, मेरा भी ये मानना है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स ये बनते हैं, टेकअप होते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल पैट्रनेज भी रहती है और इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी भी संलिप्तता, उनकी भी पैट्रनेज रहती है जी। बहुत से नौकरशाहों का पैसा भी सुनते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में लगता है, और जब लगता है पैसा तो पूरा संरक्षण ऐसे लोगों का रहता है। मैं इसको गल्प डाउन करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि रेजिडेंशियल प्लॉट पर इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही। मैं तो जब घटना की बात सुनी और जब पता चला कि ये इलीगल था, तो ये तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इलीगल भी हो सकता है। और उसमें 30 कमरे होटल के चल रहे हैं, जिसमें से 18 कमरे भरे हुए थे, 60% ऑक्यूपेंसी थी, और फायर फाइटिंग के कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए गए, फिर भी इनको एनओसी मिलती रही। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक नमूना भ्रष्टाचार का मैं नहीं समझता कि हो सकता है, वो भी हार्ट ऑफ सिटी में। जैसा आप कह रहे हैं कि किसी जंगल में नहीं, ये हजरतगंज के जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ इस प्रकार की गतिविधि होना, इससे स्वाभाविक है कि इसमें बहुत बड़े स्तर की मिली भगत रही है, उसके बगैर ये संभव नहीं है। जी, भारत की ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है अंसारी साहब, उसके लिए एक लखनऊ के बाहर का उदाहरण दे दें, वो ज़्यादा ब्लंट एग्जाम्पल है।
आप तो पूरा देश घूमते ही हो, दिल्ली में पहाड़गंज है, ठीक, और करोल बाग है, हर गली में 20-20 होटल, ठीक, छोटे बड़े हैं, कबूतर के दड़वे से। वहां कोई हंगामा हो जाए रिक्शा नहीं जा सकता, बाकी छोड़ो, चल रहे हैं ना। तो आप ही लोगों की बिरादरी की कृपा से चल रहे हैं अंसारी साहब, नहीं? तो ऐसी ही कृपा पूरे देश पर है अधिकारियों की, नहीं? आप बहुत इसमें ऐड ऑन कर सकते हो तो ये कह सकते हो कि अधिकारियों के साथ नेता भी मलाई खा रहे, बाकी तो स्थिति मुझे लगता है एक सी है। अंसारी साहब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत से जिलों में, बहुत से शहरों में आपको मिल जाएगी। लखनऊ में ही ये तो चूंकि इसमें डेथ हो गई है आग लगने की वजह से बड़ा हंगामा हो रहा है, लेकिन अगर आप खुद लखनऊ में ही गोमती नगर के इलाका अगर चेक करा दें तो वहाँ आपको रेजिडेंशियल पॉकेट में कमर्शियल एक्टिविटीज बड़े पैमाने पे मिल जाएगी। और ये मास्टर प्लान की भी खिलाफ वर्जी होती है, जोनल प्लान की भी खिलाफ वर्जी होती है, और नक्शा इसमें पास नहीं होता जब तक कि उसको कमर्शियल पेनाल्टी और फी देके जब तक उसको कन्वर्ट न किया जाए रेजिडेंशियल टू कमर्शियल। इसमें मुझे लगता है कि टूरिज्म को हमें बढ़ावा देना है कि चलिए रेजिडेंशियल एरिया में आपने होटल बना दिया, इसको तो रिमिट करके या उसका रिमिशन करके माफ कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, पेनाल्टी वाला देनी होती है। असल चीज इसमें है कि फायर फाइटिंग की जो फैसिलिटी थी जिनका लाइफ से ताल्लुक है उसका वायलेशन हुआ, और इतना खुला हुआ वायलेशन हुआ है। अंसारी साहब ठीक है, अंसारी साहब एक और मेरे थोड़ा सवाल बुनियादी हैं, ये तो थोड़ा बड़ी बात। फायर फाइटिंग ठीक है, इसमें तो अधिकारी ये कह सकता है, मान लो कलेक्टर लखनऊ, अब मान लीजिए किसी कलेक्टर का नाम ले दें कि उनकी बैठकी होती थी यहाँ, वो कह सकते भाई साहब हाँ ये तो आप ठीक कर, हम बैठते थे वहीं खाते पीते थे, लेकिन अब हम तो नहीं जानते फायर फाइटिंग में। दूसरी बात कहता हूँ ताकि कट नहीं पाए वो बात, ऐसी गलियों में अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, लॉज, बैंक्वेट हॉल कैसे खुल जाते हैं जिनमें रिक्शा जाना मुश्किल हो जाए, भगदड़ मच जाए? तो वो तो आंख से दिखता है, उसके लिए कागज तो चेक करने की जरूरत नहीं है अंसारी साहब। उत्तर प्रदेश का कोई शहर बता दो जहां ऐसा नहीं हो रहा, कैसे होता है ये बताओ। इसमें तो चलो हम मान लें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा वहां कप्तान, कलेक्टर, तहसील, प्राधिकरण क्या करते हैं जो अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं? मुझे लगता है कि नेग्लिजेंस होती है। और नहीं, नेग्लिजेंस किस कारण से होती है वो महत्वपूर्ण है, नेग्लिजेंस महत्वपूर्ण नहीं। बिना मिठाई के नेग्लिजेंस हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन ज्यादातर नहीं हो सकती, गलत बात नहीं हो सकती। नहीं तो मैं भी टीवी पे अनाउंस कर दूं कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बदल गई, वो नेग्लिजेंस करेगी बिना मिठाई के, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लोग अपना अपना काम ही निपटा ले। ज्यादातर केसेस में कहीं ना कहीं पर नेक्सस जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का या बिजनेस पर्सन का, पॉलिटिशियंस का और सीनियर अफसरों का होता है। नीचे की ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें इतने बड़े मामलों में बिना सीनियर ऑफिसर्स के इन्वॉल्वमेंट से इतना बड़ा वायलेशन मुमकिन नहीं था जी, और जो बिल्कुल दूर से दिखाई दे रहा है।